देखो, आप सभी गोरखपुर के किसान हैं और मेरा नाम विनोद कुमार सचान है। मैं यहाँ एक राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव वहाँ प्रधानाचार्य हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ खेती बाड़ी के बारे में आए हो, एग्रीसेट के प्रोजेक्ट में कुछ सीखने समझने। तो किसान को एक ही चीज़ समझनी है कि हमारी वर्तमान में जो कोई भी फसल बोते हैं उसकी उत्पादन में लागत लगती है। जैसे गन्ना बोगे, गेहूं बोगे, धान बोगे, कुछ भी फसल करोगे तो उसमें लागत लगानी पड़ती है। और लागत कितने प्रकार की है देखना। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है उसको जुताई कराना है 500 रुपया घंटा, और 4 जुताई करानी 2000 गए। हम कोशिश करें कि जो ज़मीन मेरी 4 बार की जुताई में तैयार होती है, अगर वो 2 बार की जुताई में तैयार हो जाए तो 1000 रुपया बचेगा। फिर आप उन्नतशील बीज लाएंगे तो जो घर का बीज है वो सस्ता है, जब बाजार से लाएंगे तो वो बीज महंगा है। तो वहाँ भी हमें कुछ रुपए बचाने हैं। फिर हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि देखो भाई, गन्ने में या धान में या गेहूं में इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, इतना पोटास डालना है, और तुम्हारे क्षेत्र में तो जिंक की भी कमी है, जिंक भी डालना है, तो ये फर्टिलाइजर में जाएंगे। फिर गन्ने के बारे में बताया गया कि बिना कोराजिन के तो गन्ना हो ही नहीं सकता। तो 1800 की सीसी वो 100 ml की कोराजिन में जाएंगे। फिर बोले कि सूट बोरर लगेगा तो उसमें जाएंगे। मुद्दा ये है कि जिस खेती में हमको कोई भी लागत नहीं लगानी चाहिए थी उसमें ढेर सारी लागत लग गई। तो देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। आज़ादी के समय 60 मिलियन टन था, आज 300 मिलियन टन पार हो गए, यानी 5 गुना उत्पादन बढ़ गया। जब किसान की स्थिति पर नजर डालते हैं, किसान की आर्थिक स्थिति या उसकी जमीन की स्थिति या उसके खेत खलिहान की स्थिति, तो वहाँ हमको घाटा लगता है। क्या क्या घाटा लगता है? आज़ादी जब उत्पादन हमारा 60 मिलियन टन था तब आपको मालूम होगा आपकी जमीन में जीवांश कार्बन 0.6% था। और आप याद करना कि आज के 50 साल पहले आप चने की, मटर की, मसूर की, राई की, अलसी की खेती करते थे। न नहर थी, न ट्यूबवेल था। बरसात की नमी में आप बो देते थे, पलेवा की जरूरत नहीं थी, पनिया नहीं था। और फिर आप बीच में भी पानी नहीं लगाते थे। कोई फर्टिलाइजर नहीं लगता था, कोई बीमारी नहीं लगती थी, कोई कीड़ा नहीं लगता था। खरपतवार तब भी थे, लेकिन हमारे पास पशु थे तो हम वो खरपतवार उखाड़ के लाते थे, पशुओं को खिलाते थे और गोबर जमीन को फिर वापस। ये हमारी थी एक कृषि संस्कृति। वो कृषि संस्कृति आधुनिक युग में टूट गई। और टूटी इसलिए क्योंकि खाद्यान्न मेरे पास कम था। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई तो उन्नतशील प्रजातियां आई। और उन्नतशील प्रजातियों को और बता दूं, कुछ नहीं आया था। प्रारंभ में केवल गेहूं का रकबा बढ़ाया गया। जो मेरे यहाँ की फसलें नहीं थी वो गेहूं की फसल यहाँ लॉन्च की गई। गेहूं की पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा थी, जौ से ज़्यादा थी। हम तो जौ बोते थे। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर आए। उन फर्टिलाइजर के प्रभाव से 10 साल बीते, जमीन में बिगाड़ आया। फिर कुछ बीमारियां आई। फिर इधर क्या हुआ, ट्रैक्टर आया तो मेरे बैल बिक गए। और जब बैल बिका तो गाय का दुग्ध उत्पादन कम हुआ तो गाय भी छोड़ दिया। ठीक है ना। लागत बहुत लगने लगी हरित क्रांति के बाद। 1990 के दशक में हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो आपको मोटर बेच रहे थे, बोरिंग का सामान बेच रहे थे, खाद बेच रहे थे, पेस्टिसाइड बेच रहे थे, कृषि यंत्र बेच रहे थे, बैल आपके बिक चुके। तो हम फंस गए।
अब इसके दुष्परिणाम जो हमने किया हरित क्रांति में, इसके दुष्परिणाम सन 90 से प्राप्त होने लगे। क्या कि जमीन बंजर होने लगी, जमीन के नीचे का पानी खत्म होने लगा, चिड़िया मर गई, मेंढक मर गई, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई, यानी बायोडाइवर्सिटी भी नष्ट हो गई। और ये आदमी अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी जो 1 कुंटल का बोरा उठा के यूं फेंक देता था, आज 20 किलो की बोरी नहीं उठती, अस्पताल में एडमिट हो गया। तब लोगों को चिंता हुई कि यार ये खेती, रासायनिक खेती, मैकेनाइज खेती ठीक नहीं है, तो चलो प्राकृतिक खेती की ओर चलते हैं। बात समझना आप। तो हमने कहा प्राकृतिक खेती की ओर चलते। तो अभी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या? अरे यार, अगर देश का किसान प्राकृतिक खेती करने लगा तो हमारा यूरिया और DAP का धंधा बंद हो जाएगा। फिर कोई कह रहा अरे यार, अगर ये पूरा समझदार हो गया ना तो साला मेरा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड बिकना बंद हो जाएगा। फिर उधर डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट भी चिंतित है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा नेचर में तो आदमी भी स्वस्थ हो जाएगा, तो मेरा भी धंधा बंद हो जाएगा। तो आज हमारी अज्ञानता के कारण हमारे देश में बहुत सारे लोगों के धंधे चल रहे हैं, तो वो लोग बीच में घुस जाते हैं। क्या कहते हैं? देखो भाई सुनो, 1950-60 में देश भूखों मरता था। हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना। अगर आप वो पुरानी वाली टेक्निक अपनाओगे ना तो भूखों मर जाओगे। तो मैं ये कहता हूँ, अभी हम कौन सा जिंदा है? बोलो, कोई जिंदा है यहाँ पर? मरे जैसे तो हैं ही हैं, हम तो मरे जैसे ही हैं। तो मैं एक चीज अभी वहां भी आपको बोला, हमको जमीन को जिंदा रखना है। और जमीन को जिंदा रखने का मतलब है जमीन के नीचे नाना प्रकार के हजारों की, लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कोराजिन डाल के, क्लोरोपाइरीफास डाल करके हमने मारे हैं। तो ये आपके पास ड्रम देख रहे हैं। मैं 2009 के 9 में एक दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। यानी जो राम के भरोसे वनस्पतियां हैं वो खूब हरी भरी हैं, और जो किसान के भरोसे हैं, टेक्नोलॉजी के भरोसे हैं, वो पानी देने के बाद भी मुरझा रही है। तो 2009 में हमको कुछ ऐसा लगा कि यार हमारे वेदों में ऋषि मुनि, महात्मा कबीरदास, तुलसीदास जो कहे गए उसमें दम तो है। तो मैं जंगल की यात्रा किया, 70,000 किलोमीटर जंगल मैंने घूमा। और जंगल से मैं यही सोचा कि हमारे खेतों में कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो नष्ट हो गई हैं, तो जंगल से ढूंढ के लाते हैं। तो देखिए, ये जंगल से मैं ढूंढ के लाया, आप वहीं रहिए। मैं जंगल से प्रारंभ में क्या लाया? मिट्टी। हमारे खेत की मिट्टी में जो जीवाणु नहीं हैं, हमने सोचा कि वो जीवाणु जंगल में होंगे, क्योंकि जंगल में तो किसी ने पेस्टिसाइड डाला नहीं। तो 43 जंगलों से मैं मिट्टी ला करके मिट्टी को ड्रम में डाला। अब समझना बनाने की विधि। जैसे आप में कोई भी किसान यहाँ से हमसे कल्चर ले जा सकता है, उसको मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी का कल्चर है। तो मैं एक जंगल की मिट्टी लाया, इस ड्रम में डाल दिया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया और 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा डाल दिया। इस पंजे से ऐसे हिलाता रहा, मतलब हर रोज़ एक बार ऐसे हिला देता था, क्योंकि ये अनोरोबिक माइक्रोब्स हैं, इनको हवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत थोड़ी सी है, वो पानी की ऑक्सीजन। हिलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए हिलाता रहा। और 3-4 महीने के बाद क्या देखा, इसका कलर, ये आटा और चीनी रेगुलर इसको दिया जाता है। हर 10वें दिन 2 किलो आटा और 2 किलो चीनी या गुड़ इस ड्रम में देना है। अब ये कल्चर ऐसा तैयार हो गया इस कलर का। इसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत चुभने वाली, जैसे बहुत सड़ा हुआ मट्ठा हो। अब ये जीवाणु हमारे पास हो गए। अब आपकी ज़मीन खराब है तो क्या करेंगे? इस कल्चर की 20 लीटर मात्रा, 20 लीटर केवल, और कब? बारिश के सीजन में। कोशिश करना है वर्षा ऋतु में। 1-2 पानी बरस गए हैं,
खेत में पानी हल्का सा भरा हुआ है, एक बाल्टी में आप लेंगे और इस मग्गे से थोड़ा सा लेंगे, ऐसे छिलक देंगे, उधर 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 20, 25, 30, 40 जगह आप 1 एकड़ ज़मीन में फेंक देंगे। अब आपके खेत के जो जीवाणु नष्ट हो गए थे वो वापस आ गए। ये करेंगे क्या? जैसे सब्जी उगाने वाला कोई भी किसान, आपके गोरखपुर में चूंकि थोड़ी ज़मीन है तो कुछ लोग सोचते हैं 4 बिस्वा में भटा बोलें तो कुछ 2-4 हज़ार के बिक जाएं, है कि नहीं? लेकिन वो किसान 1 एकड़ पर 50-60 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड डालता है। तो आप भाटा खा रहे हो कि पेस्टिसाइड? भाटा खिला रहे हो कि पेस्टिसाइड खिला रहे हो लोगों को? और फिर यही खा करके लोग बीमार अस्पताल में चले गए। ये जीवाणु जब मित्र पहुंच जाते हैं, ये वाले आपके खेत में मात्र 20 लीटर आपने कल्चर डाला 1 एकड़ में बरसात में, और अब आप अक्टूबर में मिर्चा, टमाटर, भिंडी, करेला कुछ भी लगाना, उसमें मिट्टी से जन्म लेने वाली कोई बीमारी आएगी ही नहीं। तो आपके 40,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये जो जाते थे, बचे कि नहीं बचे? इतना सा ज्ञान है। तो आप में कोई भी व्यक्ति यहाँ से 2 लीटर 5 लीटर की बाटल में ये जीवामृत ले जा सकता है, और जिसके पास ज़मीन 2 एकड़ है वो इसको इतना नहीं बनाना, उसको केवल 50 लीटर बनाना है यहाँ तक, क्योंकि ज़मीन तो 2 एकड़ है, और ये तो एक ड्रम पूरा 10 एकड़ के लिए ज़मीन आपके पास का, मतलब 50 लीटर बनाना। तो 50 लीटर बनाने के लिए केवल 1 लीटर ले जाइए हमसे, 1 लीटर ले जाइए, 50 लीटर पानी भरिए, और केवल आप 2 किलो चीनी और 2 किलो आटा डालिए। और फिर 10वें दिन कितना डालेंगे? केवल आधा किलो चीनी, आधा किलो आटा, हर 10वें दिन डालते रहेंगे। और जैसे ही नवंबर आएगा, आप गेहूं बोने की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसकी 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ में गेहूं के खेत में डालनी है। अब गेहूं के खेत में जब डालनी है तो पानी नहीं भरा है, लेकिन अगर पलेवा किया है तो पानी भरा है। तो अगर पलेवा किया है, पानी भरा है, तो फिर उसी विधि से मग्गे से छिनक आइए। अगर खेत सूखा है, नीचे नमी है, तो 20 लीटर लीजिए, 100 किलो गोबर की सूखी हुई खाद लीजिए, उसमें मिलाइए और उसको यूरिया की तरह ड्राफ्ट ड्रेसिंग करिए और पीछे से जुताई कर दीजिए। अब आपको डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ नहीं देना है। लेकिन धान में, गेहूं में, गन्ना में 2 सालों तक यूरिया जितनी देते थे उतनी देनी है, क्योंकि यूरिया मन की तरह चंचल है, या तो पानी के साथ लीच कर जाती है या हवा में उड़ जाती है। तो यूरिया को रोक के रखने की सामर्थ्य जमीन में नहीं है। यूरिया को रोक के रखने की सामर्थ्य होती है कार्बनिक पदार्थ में, वो जो आपके पास है नहीं अभी। तो इसलिए मैंने कहा, जब तक जीवांश कार्बन खेत में कम है तब तक यूरिया देनी, बकाया भूल जाना कोई भी तत्व, तो ना रोग लगेगा, ना डीएपी लगेगी, ना पोटास लगेगा, ना जिंक लगेगा, और पैदावार जितनी आपकी हो रही थी उतनी ही होगी, 1 किलो भी कम नहीं होगी, 2 किलो बढ़ सकती है। तो कितना सरल है। तो ये जंगल, ये क्या है? ये जंगल की माया, ये जीवाणुओं की माया। कहते हैं इस दुनिया में स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा प्रभावकारी है। तो ये सूक्ष्म जीव हैं, इनके बिना कुछ हो नहीं सकता। सूक्ष्म के जीव के बिना आप जलेबी नहीं बना सकते, सूक्ष्म जीव के बिना आप दही नहीं जमा सकते, सूक्ष्म जीव के बिना आपका सिरका नहीं बनेगा, सूक्ष्म जीव के बिना आपके पेट में खाना नहीं पचेगा, सूक्ष्म जीव के बिना जमीन में डाला गया कार्बनिक पदार्थ भी नहीं पचेगा। इसलिए ये जीवामृत की कहानी है। अब आपको जो सुनाया जाता है, क्या 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, बेसन, वो ना तो कोई करता है। क्यों? कोई नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों के पास गाय नहीं है, और अगर गाय है तो गैया का पेशाब जब वो खड़ी होगी तो डब्बा लेके कौन लोग खड़े होंगे? दूसरा, किसी ने अगर पक्का फर्श बना रखा है, गैया का पेशाब इकट्ठा कर भी लेता है, तो 1 ड्रम उसको ऐसे बनाना है और पहले पानी में पूरा ड्रम ले जाना, खेत में बहाना है, फिर दूसरी सिंचाई में पूरा ड्रम, फिर तीसरी सिंचाई में पूरा ड्रम, 3 बार 200-200 लीटर खेत में कौन ले जाएगा? इसलिए देश में हकीकत ये है कि प्रचार प्रसार उस गौ आधारित खेती का कितना भी हो, लेकिन देश में कोई भी किसान इसको करता नहीं है, क्योंकि अटहर बहुत है।
कौन ले जाएगा ये 200 लीटर का ड्रम अपने 1 एकड़ खेत में? 3 बार ले जाना है। अब कोई कहेगा नहीं तो खेत में बना लो, तो खेत में अगर बना लिया, घर आपका 1 किलोमीटर दूर है, तो रात में कोई आएगा, लात मारेगा, पानी फैला जाएगा ड्रम उठा के। इसलिए घर में बनाइए। और केवल 20 लीटर, आपके पास तो जमीन भी कम है, किसी को 20 लीटर ले जाना, किसी को 40 लीटर ले जाना, किसी को मात्र 10 लीटर ले जाना है, क्या दिक्कत है? तो आपकी डीएपी बच गई, 1400 रुपया की बोरी आ रही है, और जो सब्जी उगाते हैं किसान, उनका 10-20 हज़ार 50 हज़ार का पेस्टिसाइड बच गया। ठीक है ना? नमस्कार।